हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो 2016 के अंदर पूछे हैं डीबीटी जेआरएफ में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी, part of the antibody molecules is taken from mouse and the remaining is taken from that of human through genetic engineering techniques. Which one of the following statement is true for humanized antibody? तो कल हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर काइमेरिक प्रोटीन काइमेरिक एंटीबॉडी के बारे में बताया था। उसमें क्या था, कुछ पार्ट जो उसका वेरिएबल रीजन था वो माउस का था एंड देन उसका जो कांस्टेंट रीजन था वो ह्यूमंस का था। ओके, तो काइमेरिक प्रोटीन स्लाइटली डिफरेंट होती है ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी से, बिकॉज काइमेरिक के अंदर क्या होता है, जो मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, अनादर स्पीशीज का होता है, अनादर ऑर्गेनिज्म का होता है। लेकिन कुछ पार्ट उसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग का की एंटीबॉडी का होता है। लेकिन ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी में ऐसा नॉन ऐसी एंटीबॉडी जिसको अनादर स्पीशीज के अंदर उसको स्टिमुलेट करवाएंगे, एक्टिवेट करवाएंगे, लेकिन उसका जो मेजर पार्ट होता है, मेजर प्रोटीन सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, ह्यूमन बींग्स की होती है। ओके, तो उसके अंदर जो डिफरेंस होता है ओनली क्या होता है, सीडीआर रीजन में डिफरेंस होता है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन होगा। ओके, सो इसमें क्या होगा, सीडीआर ऑफ माउस immunoglobulin G is fused with framework region of human immunoglobulin G, तो उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका स्लाइडली डिफरेंस है और इस एंटीबॉडी का काफी ज्यादा यूज होता है। अभी रिसेंटली इस पे वर्क चल रहा है क्योंकि काफी सारे कैंसर्स और काफी सारी डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड डायबिटीज मेलिटस के लिए भी इस टाइप की क्लिनिकली ट्रायल चल रहा है इस टाइप की एंटीबॉडी का। ओके, तो इस टाइप की एंटीबॉडी का जनरेशन करवाने का एक ही जो मेन मोटिव है कि सारी डिजीज को एंटीबॉडी, सारी डिजीज के लिए एंटीबॉडी डेवलप करवाई जाए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज द ओड वन आउट। तो इसके अंदर जो वायरसेस दिए हुए हैं, एप्स्टीन बायर वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। तो इसके अंदर जो जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इनका ट्रांसमिशन स्ट्रेटेजी भी लगभग सिमिलर होती है। उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल भी अगर इनका देखें तो किसी में आरएनए है, किसी में डीएनए। ओके, उसके अलावा जो मेजर इसके अंदर मैंने ओड चीज देखी वो है, इसका जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी। तो ये सारे जो वायरस हैं वो डायरेक्टली कैंसर कॉज करते हैं, लेकिन ह्यूमन एचआईवी जो वायरस है वो डायरेक्टली कैंसर कॉज नहीं करता। वो अगर किसी ह्यूमन बींग्स को अगर एचआईवी है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है कैंसर के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली कैंसर कॉज नहीं कर सकता। तो मुझे इसी वजह से ये ऑड वन आउट लग रहा है। अनादर कोई रीजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एंटीजन presentation by antigen presenting cells, viral antigen are processed and presented to T cell in the context of MSC antigen. Okay, तो वायरल एंटीजन्स आर प्रोसेस्ड, तो मैंने कितनी इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया है। वायरल जो एंटीजन या फिर वायरल इन्फेक्टेड जो सेल होती है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है एंटीजन की या फिर वायरस के थ्रू अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हुई तो उस जो पर्टिकुलर पैथोजन होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है प्रोटियासोम के थ्रू। प्रोटियासोम क्या होता है, अगर आपने मेरा एक प्रॉपर फोल्डिंग वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्रोटीन की फोल्डिंग किस तरह से होती है सेपरोन प्रोटीन के अंदर, और अनफोल्डेड प्रोटीन को फिर वापस से डिग्रेड किया जाता है 26S प्रोटियासोम के अंदर। तो वो अगर वीडियो नहीं देखा तो उसके अंदर देख ले प्लीज, ताकि आपको इसके बारे में भी नॉलेज हो जाए। ओके, तो प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन करवाते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन का, देन उसको प्रेजेंट किया जाता है। अगर ये वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो इसको एमएचसी फर्स्ट प्रेजेंट करेगा, और कौन सी वाली सेल को प्रेजेंट करेगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल को। ओके, टीसी सेल को। अगर इसकी जो प्रोसेसिंग होती, कोई बैक्टीरिया बाहर से एंटर करता और वो सिर्फ सेल के सरफेस पे रहता, फिर सेल के किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर नहीं जाता, तो उसको एंडोजोन के थ्रू उसको प्रोसेस की जाती है उसकी
एंड देन एमएससी सेकेंड में के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है टी हेल्पर सेल के पास। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें प्रोडियासोमल डिग्रेडेशन होगा पहले, फिर उसको प्रेजेंट किया जाएगा थ्रू एमएससी फर्स्ट टू टी साइटोटॉक्सिक सेल। ओके, next question is, a patient suffering from an infectious disease had high level of tumor necrosis factor alpha and interleukin 6. Assuming there are no other interactions, which T cell population is likely to be dominant in this blood sample? तो आप कंटिन्यूअसली ये देख रहे हो क्वेश्चंस कि इसमें टी हेल्पर सेल के टाइप्स कितने हैं, टी हेल्पर सेल किस तरह से डिवाइड होती हैं आफ्टर स्टिमुलेशन, एंड देन उसमें कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से इंटरल्यूकिन स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर टी हेल्पर सेल के लिए। जैसे कल क्वेश्चन आया था टी हेल्पर सेल फर्स्ट के बारे में पूछा था, टी हेल्पर सेल सेकंड के बारे में पूछते हैं, इसी तरह से टी हेल्पर सेल 17 और एक होती है टी रेगुलेटरी सेल, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बताया था, अभी भी आप देख सकते हो। तो अगर ये इंटरल्यूकिन आपको पता है तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। लाइक ये वाला इंटरल्यूकिन अगर 12 आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा, टी हेल्पर सेल 1। इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा दे या इंटरफेरॉन गामा अल्फा बीटा कुछ भी दे दे, वहां से कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिर्फ इंटरल्यूकिन का ज्यादा फोकस रखना है कि इंटरल्यूकिन कौन सा है। ओके, 12 सिर्फ स्पेसिफिक है टी हेल्पर सेल 1 के लिए, इंटरल्यूकिन 4 स्पेसिफिक है टी हेल्पर सेल सेकंड के लिए, एंड इंटरल्यूकिन 6 स्पेसिफिक है फॉर टी हेल्पर सेल 17 के लिए। ओके, तो इसमें ये सारे आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद उनका मेन और उसके स्टिमुलेट होने के बाद उनका क्या फंक्शन है वो भी पता होना चाहिए। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कौन कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे इंटरल्यूकिन 6 पूछा है, तो इंटरल्यूकिन 6 टी हेल्पर सेल 17 को एक्टिवेट करवाता है। The next question is, the niche of stem cells in human skin is the, तो जो स्किन के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पोर्शन प्रेजेंट होता है, लोकेशन होती है जहाँ पे स्टेम सेल काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं निश ऑफ स्टेम सेल, और उस पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है बल्ज रीजन। ओके, तो ये बिल्कुल याद रखने वाली फैक्चुअल चीज है, इसमें क्या होगा, बल्ज रीजन इसका करेक्ट हो जाएगा। और डर्मल पेपिला क्या है, डर्मल पेपिला जो डर्मिस होती है, उस आउटर मोस्ट लेयर जो होती है डर्मिस, उसके नीचे प्रेजेंट होता है डर्मल पेपिला। ओके, और सेबेशियस ग्लैंड, मेलफिजियन लेयर, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो स्किन की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हेयर फॉलिकल निकलता है, और ये मेनली स्टेम सेल का क्वेश्चन है। ओके, next question is, acclimatization to high altitude in humans induces differentiation of, तो जब कभी भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम लोग, सी लेवल से थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से आ नहीं रही है, तो बॉडी को क्या होगी, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसी वजह से हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी फील होने लग जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, सेल्स जिसको ऑक्सीजन की कमी हुई है वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर फैक्टर इंड्यूस रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर। ओके, तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर जाके वर्क करेगा किडनी के ऊपर, और किडनी की कुछ स्पेसिफिक सेल्स जो रिलीज करती है इरिथ्रोपोइटिन। ओके, तो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है किडनी से, और देन वो वर्क करता है रेड बोन मेरो के ऊपर। तो रेड बोन मेरो फिर क्या करेगा, इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा, रेड ब्लड सेल्स बनाएगा। जैसे जैसे ज्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल बनेगी, उनको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, और इस तरह से वहां पे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर वो ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्लिमेटाइज हो जाता है। एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, एडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। एक्लिमेटाइजेशन मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कुछ चेंज हो बॉडी के अंदर तो उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन, जो वापस से अगर हम हाई एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में आए तो वो वापस से वो रिमूव हो सकते हैं वो सारे चेंजेस। ओके, और एडेप्टेशन क्या होते हैं, जो परमानेंट चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं एडेप्टेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन इंड्यूस हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स का, क्योंकि रेड ब्लड सेल ज्यादा बनेगी तो ज्यादा उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी होगी ऑक्सीजन को बाइंड रखने की, और ज्यादा ट्रांसपोर्ट करवा सकेगी ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The protection against smallpox afforded by prior infection with cowpox present. ओके, तो हम लोग देखते हैं काफी टाइम जैसे किसी को स्मॉल पॉक्स होता है तो उसके घर पे बच्चों को ले जाया जाता है इन्फेक्ट करवाने के लिए, ताकि उसके अंदर भी कुछ एंटीबॉडी जनरेट हो सके। ओके, इस तरह करवाया जाता है काफी जगह पे, ताकि जिसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो अगर उस इन्फेक्टेड एरिया में जाएगा तो उसको उसके अंदर भी एंटीबॉडी जनरेट होने लग जाती है। तो इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। ओके, तो एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होता है? Cross reactivity between antigens occur when an antibody raised against one specific antigen has a competing high affinity toward a different antigen. Okay, this is often the case when two antigens have similar structure region that the antibody recognize. Okay, तो एंटीजन के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर रीजन होता है जिसको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये किस केस में होता है? स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स के केस में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे स्पेसिफिसिटी, इननेट इम्यूनिटी और ये पैसिव प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। Next question is the mechanism that permits immunoglobulin to be synthesized in either a membrane bound or secreted form is। तो इस टाइप के हमने देखा प्रोटीन अलग अलग टाइप से, अगर एक ही जीन एक ही सीक्वेंस से अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं तो हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, कुछ इंट्रॉन वाला रीजन या फिर उसके अंदर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। ओके, तो कुछ इंट्रॉन वाला रीजन भी उसके अंदर आ जाएगा, या फिर जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 एक्सोन्स है तो सेकंड वाले एक्सोन को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ कंबाइन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, वो जो प्रोटीन बन रही थी पहले उससे थोड़ी कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स फॉर्म होने लग जाती है। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग या फिर डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग। ओके, आरएनए प्रोसेसिंग का पार्ट ही है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो इस टाइप की जो सिक्रेटेड और मेम्ब्रेन बाउंड दोनों टाइप की अगर इम्यूनोग्लोबिन सिंथेसाइज करनी है तो उसमें जो प्रोसेस यूज होगा वो होगा डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग। ओके, एलेलिक एक्सक्लूजन नहीं हो सकता। एलेलिक एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, अगर बी सेल वन टाइम में एक ही जीन को एक्सप्रेस करती है तो उसको बोलते हैं एलेलिक एक्सक्लूजन। और कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन तो हम सबको पता ही है, दोनों जीन अपना अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। उसके बाद क्लास स्विचिंग क्या होती है, बी सेल अगर अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेज लिवर कैंसर। तो ये आप इन सारे वायरस के थ्रू कौन सी डिजीज होती है वो सब आपको पता होना चाहिए। और हेपेटाइटिस इसके नाम से पता चला, लेकिन हेपेटाइटिस की काफी सारे स्ट्रेन हैं, ए बी सी डी, उनमें से बी स्ट्रेन जो है वो क्या करती है, लिवर कैंसर कॉज करवाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें आप लोग मुझे बताओगे या फिर आप लोग लर्न करोगे कि हेपेटाइटिस सी से क्या होता है, पेपिलोमा वायरस से क्या होता है और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन 11 टाइप की प्रोटीन होती है इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर, ऑफ विच ऑफ द टू मेजर ग्लाइकोप्रोटीन आर H and N। तो H and N stands for इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन नोमेनक्लेचर। तो H और N का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक तो होता है H का मतलब होता है हिम एग्लूटिनिन एंड N का मतलब होगा यहाँ पे न्यूरेमाइनिडेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं हो सकता, तो और हाई एल्यूटिनिडेज तो मेमल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in immune responses at mucosal surfaces, particularly in the context of gut immunology, okay, which of the following is not true। तो gut associated जो lymphoid tissue होते हैं या फिर mucosal associated lymphoid टिश्यूज जो होते हैं उसके लिए क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके बारे में पूछा है। तो म्यूकोसल सरफेसेस हैव कंटिन्यूअस एंड क्लोज कांटेक्ट विद न्यूमरस एंड डाइवर्स कमेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम लोग काफी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि काफी सारे हमारे फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी गट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो कमेंशियलिज्म ये एक इकोलॉजी का वर्ड है जिसमें स्पीशीज का जो इंटरेक्शन होता है, स्पीशीज के इंटरेक्शन में हम लोग देखते हैं
काफी सारे स्पीशीज स्पीशीज इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, पैरासाइटिक रिलेशनशिप, कमेंसेलिज्म, अमेंसेलिज्म। तो कमेंसेलिज्म का मतलब क्या होता है, एक को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसके बाद भी वो दूसरे को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है। जीरो पॉजिटिव वाला रिलेशन जो होता है उसको बोलते हैं कमेंसेलिज्म। ओके, तो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी गट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट चीज है। और एक होता है अमेंसेलिज्म, जिसमें क्या होता है, जीरो माइनस वाला रिलेशनशिप होता है, मीन्स एक को कोई फायदा नहीं हो रहा, उसके बाद भी दूसरे का नुकसान कुछ लॉस करवा रहा है। ओके, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है एम सेल, ये माइक्रोफोल्ड सेल प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के अंदर। एम सेल ट्रांसपोर्ट माइक्रोब्स एंड एंटीजेंस फ्रॉम द गट ल्यूमन टू गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये बिल्कुल करेक्ट चीज है। उसके बाद है बी सेल एक्टिवेटेड इन म्यूकोजल टिश्यू गिव राइज टू प्लाज्मा सेल प्रेफरेंशियली सिक्रीटिंग इम्यूनोग्लोबिन जी। तो हमें इस ऑप्शन को देखते ही पता चल जाएगा, अगर आपने ये चीज पढ़ी भी नहीं है उसके बाद भी पता चल जाएगा कि, क्योंकि हमें पता है जो सिक्रीशन के अंदर या फिर म्यूकस के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है वो होती है मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें प्रेफरेंशियली दिया हुआ है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन इज प्रिवेंटेड एट म्यूकोजल सरफेसेस जनरली बाय रिक्रूटमेंट ऑफ टी रेगुलेटरी सेल्स। तो इसमें इन्फ्लेमेशन जनरली प्रिवेंट किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट चीज है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have developed a H2KD mouse model with grafted thymus for studying T cell maturation। तो इसमें क्या किया हमने, इस टाइप का कोई माउस मॉडल डेवलप किया जिसके अंदर ग्राफ्टेड थाइमस था और टी सेल की स्टडी करनी थी, टी सेल मैचुरेशन की। द फिनोटाइप ऑफ द ग्राफ्टेड थाइमस इज H2DD। ओके, तो इस फिनोटाइप से हमें कोई लेना देना नहीं है। You have immunized the mouse with antigen derived from Listeria monocytogenes and would like to assess the activation of cytotoxic T cell. Which among the following would be your choice of target cell? तो इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, साइटोटॉक्सिक टी सेल पूछा है, इट मीन्स यहाँ पे एमएससी फर्स्ट ही उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एंटीजन को। उसके बाद इसमें ये क्या बोला है कि इसमें थाइमस ग्राफ्ट करके एक इस टाइप की स्ट्रेन डेवलप की है H2KD, और ये क्या शो करी है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप से इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इस वाली स्ट्रेन के लिए सेल एक्सप्रेसिंग एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल टेकन फ्रॉम H2KD, इस टाइप का H2DK वाला कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is not true regarding Zika virus? तो जीका वायरस के लिए क्या ट्रू नहीं है, इसमें it was first isolated in Uganda, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद it is transmitted by Anopheles mosquito, Anopheles mosquito नहीं होता है, यहाँ पे होता है Aedes aegypti। Aedes aegypti जो होता है वो वाला मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है। उसके बाद it is an RNA वायरस, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट में रिजल्ट इन माइक्रोसिफेली, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीज नहीं होता, यहाँ पे होता है एडीज, तो ये करेक्ट हो जाता है। नॉट ट्रू पूछा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, नॉट ट्रू हो जाएगा। तो जीका वायरस इज मॉस्किटो बोर्न फ्लेवी वायरस दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा इन 1947 in monkeys. It was later identified in humans in 1952 in Uganda and United Republic of Tanzania. ओके, तो ये इस टाइप के जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो आईसीएमआर के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका नॉट ट्रू पूछा है। उसके बाद द वैक्सीन करंटली यूज्ड इन इंडिया पल्स पोलियो कैंपेन इज। तो पल्स पोलियो के लिए जो वैक्सीन यूज की जाती है वो होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ओके, पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो मेनली टू टाइप की होती है, एक होती है सेबिन पोलियो, एक होती है साक पोलियो। ओके, तो ये वाली जो वैक्सीन है ये है सेबिन टाइप की, जिसके अंदर लाइव एटेन्यूएटेड होती है और उसको जो 2 बूंद जिंदगी की हम ओरली जो लेते हैं वो होती है सेबिन। ओके, एंड जो साक पोलियो होती है वो क्या होती है, उसको इंट्रावेनसली उसको इंजेक्ट किया जाता है और वो क्या होती है, हीट किल्ड होती है। ओके, तो ये इसका मेन डिफरेंस है। पल्स पोलियो कैंपेन के अंदर जो यूज करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज किया जाता है, जो ओरली हम लोग कंज्यूम करते हैं।
नेक्स्ट है, assuming that the sequence of CDR complementary determining region of an antibody are heavily enriched with tyrosine and serine. टायरोसिन एंड सेरिन आपके माइंड में जैसे ये अमाइनो एसिड आते हैं आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप के अमाइनो एसिड है, पोलर है या नॉन पोलर है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अमाइनो एसिड के मेन टाइप्स कौन से होते हैं। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट का बेसिक पार्ट है। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री आता है तो उसके बाद हाई लेवल पे आप सारी चीजें आपको इजीली समझ में आती है। ओके, तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है, टायरोसिन और सेरिन दोनों क्या है, नॉन पोलर है या पोलर है, इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो टायरोसिन एंड सेरिन, व्हाट इज लाइकली टू बी द ड्राइविंग फोर्स स्टेबलाइजिंग इट्स इंटरेक्शन विद द एंटीजन। तो ये क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कम है, जबकि ये किस पे रिलेटेड है, जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरेक्शन जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, अगर टायरोसिन और सेरिन दे रखा तो ये दोनों क्या है, पोलर अमाइनो एसिड है और पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड है, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। लेकिन ये इनकी एक स्पेसिफिसिटी होती है कि इनके अंदर इनकी जो साइड चेन होती है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बिकॉज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि ये नॉन पोलर नहीं है, पोलर है। उसके बाद वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक इंटरेक्शंस होते हैं। देन कोवेलेंट इंटरेक्शन, सल्फर कंटेनिंग सिर्फ सिस्टीन के अंदर प्रेजेंट रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज जो प्रोटीन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिर्फ है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, और वो कौन फॉर्म करता है, सिस्टीन। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके अंदर इनकी जो साइड चेन है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे क्वेश्चन थे 2016 में पूछे गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, उसमें बताऊंगी 2017, 18 और 19 के क्वेश्चंस, और जल्दी से इनको फिनिश करके हम लोग वापस से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, कॉमेंट करें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, और अगर न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।